हेलो फ्रेंड्स। सो आप सभी को पता चल गया कि नेट का हम लोग का नोटिफिकेशन जो है इस साल का इस दिसंबर का आ गया है। अक्टूबर 28 को लास्ट डेट है, जिसके बारे में हम लोग एक डिटेल्स वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कैसे फिलअप करेंगे, हाउ यू कैन फिल अप द फॉर्म्स एंड द प्रोसीड्योर ऑफ फिलिंग दैट फॉर्म। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आज जो वीडियो लाए हैं वो है एक क्वेश्चन आंसर सीरीज का, जिसमें से 10-20 क्वेश्चन टोटल है पार्ट 1 में। और उससे हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 10 क्वेश्चन सीखेंगे, क्योंकि उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया जाएगा। एग्जैक्ट क्या क्या कब आया था सब कुछ, एवरी डिटेल्स एंथ्रोपोलॉजिकल जो रिलेटेड है क्वेश्चंस का, वो सब यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का आपको पता है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, और जो सोशल्स के जो स्पेशलाइजेशन है उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ऐसे हम समझाएंगे, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैग्नस हुंड जो है हमारा, वो मैग्नस हुंड एंथ्रोपोलॉजी डी होमिनिड्स अपीयर्ड कितना साल में हुआ था? 1501, 1510, 1511, 1521। तो देखिए ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आते रहता है। ठीक है, कितना ईयर में हुआ था, ईयर क्वेश्चन है। इससे आपको एक से पूरा जो 2 मार्क्स है 2 मार्क्स ही उठाना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा ना? सही आंसर होगा 1501। देख लेते हैं कैसे ना। एंथ्रोपोलॉजी डी होमिनिबस is a Latin work, एक Latin work है by Magnus Hunt, a German physician and a humanist. ठीक है, he translate the title translate to anthropology of humans। तो ये जो anthropology hominibus है, इसको लैटिन वर्क है, तो इसको ट्रांसलेट किया गया है, क्या है ना, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, पब्लिश्ड इन 1501। तो हम लोग क्या देखते हैं ना, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ह्यूमंस रिटन बाय मैग्नस हुंट, लैटिन वर्क है जिसका ओरिजिनल नाम है एंथ्रोपोलॉजी दे होमिनिबस। कब आया था ना? 1501 में। The work explores various aspects of human anatomy, physiology, and psychology. It discusses the nature of humanity, human origins, and the difference between humans and animals. The book also touches on topics related to human behavior, cognition, and culture, although it may not align with modern anthropological perspective. तो देखिए ये एक बेसिक फंडामेंटल मॉडल था जिसके ऊपर में बेस करके लेटर का जो थ्योरीज है वो डेवलप किया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात आता है ना, ह्यूमन एनाटॉमी का बात आता है, फिजियोलॉजी का बात आता है, साइकोलॉजी का बात आता है, जिससे हम लोग बिहेवियरल को जान सकते हैं। इट डिस्कसेस द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, नेचर कैसा था ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन ओरिजिन क्या है, एंड द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स है और ह्यूमंस में क्या डिफरेंसेस हो जाता है। द बुक ऑल्सो टचेस ऑन टॉपिक रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निशन एंड कल्चर। तो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, कॉग्निशन है और कल्चर है, उसको ऑल्सो दिखाया गया है उस बुक में। ऑल्दो इट मे नॉट अलाइन विद द मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उससे वो मिल नहीं भी खा सकता है, बट ये फंडामेंटल स्टेज है, ये ग्रोथ प्रोसेस में है। तो ये जो है ये फंडामेंटल एकदम बेसिक है, इसके ऊपर बेस करके ये मॉडल को डेवलप किया गया है। तो ये ट्रांजिशन फेज का बात 1501 से डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, whom among the below anthropologists viewed man as a social animal and his study was based on biological background। तो कौन सा ऐसा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो सोशल व्यूड मैन एज अ सोशल एनिमल ने देखा, एंड स्टडी वाज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड में उसका स्टडी किया गया है। तो उसका आंसर क्या होगा? देखिए ये जो बेसिक सा चीज है, इससे क्या होगा, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हम लोग के लिए और आसान हो जाएगा। हम लोग उसको एकदम 110% उससे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमको पहले कोशिश करना होगा कौन सा ऐसा पोर्शन है क्वेश्चंस का जिससे हम लोग एकदम मार्क्स जल्दी उठा पाए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। एरिस्टोटल है, बिकॉज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु व्यूड मैन एज अ सोशल एनिमल एंड बेस्ड हिज स्टडी ऑन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड इज एरिस्टोटल। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का ना? आंसर सी इज करेक्ट। Aristotle considered humans to be social animal by nature, and his work laid the foundation for understanding human behavior, society, and politics. He emphasized the importance of studying biology and natural history to understand human beings in their natural context. So Aristotle considered humans to be a social animal.
ठीक है, इज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर एंड दिस वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। उनका जो काम है वो फाउंडेशन के जैसा काम करता है, एक फाउंडेशन के जैसा काम करते हैं। जब हम घर बनाते हैं, घर के नीचे पहले हम लोग नींव रखते हैं, तो उसका फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग बायोलॉजी। एक सोसाइटी, ह्यूमन जब एक सोशल एनिमल है, उसका बायोलॉजी स्टडी करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नेचुरल हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स इन देयर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। तो ह्यूमन बींग का जो नेचुरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें हम लोग को समझना होगा, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मेंटल सेटअप ऑफ ए मैन, हु प्लेस्ड मैन अमंग द एनिमल्स। तो फिजिकल और मेंटल सेटअप के अनुसार किसने हमको मैन अमंग द एनिमल्स में से रखा? चलिए देखते हैं। तो उसका आंसर है कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस स्वीडिश बोटनिस्ट था और जूलॉजिस्ट था। डेवलप द सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो एक नोमेनक्लेचर बनाया था, एक कैटेगरी, एक सेट ऑफ कैटेगरी बनाया था जिससे वो इवोल्यूशन का सेटअप दिखा सके। तो biological classification known as binomial nomenclature, a categorized and classified living organism including humans based on their physical and morphological characteristics। तो मैंने जैसे बताया ये स्टेज ऑफ लैडर्स है, तो स्टेज ऑफ लैडर्स को कैसे डिफाइन किया गया है ना, मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन किया गया है। लिनियस वर्क प्लेस्ड ह्यूमंस विद इन द एनिमल किंगडम एंड क्लासिफाइड देम within the animal kingdom and classified them as a species of primate। primate का एक species में से दिया गया है। He viewed human as a part of the natural world and emphasized the biological similarities and connection between humans and other animals। दो human एक social animal है, पर उसका जो biological similarities है, connections है between humans and other animals, वो बहुत important है। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और वो बहुत बेसिक्स है, इससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप उससे कर सकते हैं, तो 2 नंबर जो है आपका पक्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द सिस्टम नेचुरे। सिस्टम नेचुरे का किसको कौन ऑथर है? आप बहुत किसी को इसको पता होगा। देखते हैं, चलिए आप कितना सही है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, उसका क्या है ना। सिस्टम नेचुरे इज रिटन बाय कार्लोस लिनियस। इट इज अ फाउंडेशनल वर्क, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको, फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर, वेयर लिनियस इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू क्लासिफाई द नेम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टम नेचुरे वाज पब्लिश्ड इन 1735। तो क्या आया था, ये लिनियस ने किया था, जो कब आया था ना, 1735 में। सिस्टम नेचुरे कौन लिखा था? लिनियस ने। लिनियस कब लिखा था इसको ना, 1735 में। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिस्टम नेचुरे बोलेगा कौन लिखा था? लिनियस। लिनियस बोलेगा कब आएगा? 1735। ओके, and it went through multiple editions as Linnaeus refined and expanded his classification systems। और ये धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप किया गया, लिनियस खुद ने किया। जितना उसका क्लासिफिकेशन और गहरा होता गया, स्टडीज और डीपली होता गया, ऑब्जर्वेशन और डीप होते गया, उसने और इसका एडिशन निकालना शुरू किया। तो इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए यही है कि सिस्टम नेचुरे कौन लिखा था? लिनियस। लिनियस कब लिखा था? 1735 में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कब ना, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले डिस्कस किया इसका जवाब एकदम आ जाना चाहिए फटाफट। द सिस्टम नेचुरे केम इनटू लाइट इनटू द ईयर ऑफ 1735। देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, दैट इज 1735। द ऑथर ऑफ द बुक हिस्टोरिक नेचुरली। तो पहले का क्या था ना, सिस्टम नेचुरे। अब क्या है ना, हिस्टोरिक नेचुरली। इसका ऑथर कौन है, इसका लेखक कौन है, हमको बताना है। चलिए देख लेते हैं। The author of the book Historic Naturale is Buffon। The full title of the work is Historic Naturale Generale et Particulare, translated as Natural History General and Particular, and it was written by Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon, a French naturalist। ये लोग फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे
The book is comprehensive exploration of the natural world, covering a wide range of topics in natural history, including biology, geology and anthropology. तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो नेचुरल हिस्ट्री है, जनरल एंड पार्टिकुलर, इसको एकदम एकदम डिकॉन्स्ट्रक्ट में दिख रहा है, एक एक अलग अलग एलिमेंट से देख रहा है, हिस्ट्री देख रहा है, बायोलॉजी देख रहा है, जियोलॉजी देख रहा है एंड एंथ्रोपोलॉजी देख रहा है। एक होलिस्टिक अप्रोच है स्टडी करने का, ठीक है। तो हिस्टोरिक नेचुरली कौन लिखा था ना, बुफो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसॉफी जूलॉजिक, ये कौन लिखा था। देखिए ये सब बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस है, आपको अगर लगेगा कि आप आंसर बाद में थोड़ा देखना चाहते हैं, आप इसको पॉज करके आप लिखिए और आपका कौन देखिए आप कितना सही हो पाते हैं, उसके बाद आंसर देखिए, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस है। तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, एकदम अपना दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसॉफी जूलॉजी के इज रिटन बाय, तो आंसर में चलते हैं और डिफाइन करते हैं। फिलोसॉफी जूलॉजिक इज जॉन बाप्टिस्ट लामार्क ने लिखा था। द बुक published in 1809 presents Lamarck's evolutionary ideas and theories on how species changes over time. It is an important work in the history of evolutionary thought, though its idea have been largely overshadowed by Charles Darwin's theory of evolution by natural selection. ठीक है, तो फिलोसॉफिक जूलॉजी ने कौन लिखा था ना, लैमार्क ने। कब लिखा था ना, 1809, ठीक है, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलोसॉफी जूलॉजी ने कब लिखा था ना, 1809, ओके। ना क्या लिखा था, लैमार्क्स इवोल्यूशनरी आइडियाज एंड थ्योरीज एंड हाउ स्पीसीज चेंजेस ओवर टाइम। जो एक स्पीसीज है, उसने घोड़े का जो एग्जांपल दिया था, यूइपस मेसोइपस मेरिचिपस, उसका फूट के हिसाब से, मतलब जो चेंज हो रहा है एक स्पीसीज में, क्या क्या चेंज आ रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बुक फिलोसॉफी जूलॉजी के केम इन द ईयर, कौन सा ईयर में आया था, हम लोग देख चुके हैं, वो है 1809 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस को ऐसा सजाया गया है, ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है, द क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर इन दिस वे सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट, everything will be set up in your brain that okay, this means that, no time wasted, so you can concentrate on the more complex questions later, okay। तो 1809 ना फिलोसॉफी जूलॉजी कौन लिखा था ना, लैमार्क ने लिखा था। Who among the below was given the doctrine that the characteristics developed during the lifetime of an individual are transmitted to the succeeding generation? कौन जो थ्योरी दिया था दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक एक एनिमल में, एक एनिमल में डेवलप होता है, एक इंडिविजुअल में डेवलप होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, पूरा लाइफ टाइम में जो इंडिविजुअल करता है, वो ट्रांसमिटेड टू द सक्सीडिंग जनरेशन, जो उसका नेक्स्ट जनरेशन है उसमें सक्सीडिंग करता है कि नहीं, ये सवाल है। इसका हम लोग देखेंगे क्या आंसर है। आई थिंक सबको गेस, बहुत कोई ने गेस कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, लैमार्क ना, आंसर डी, ठीक है। लैमार्क क्या बोलता है, द डॉक्ट्रिन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम of individual are transmitted to the succeeding generations is known as the theory of inheritance of acquired characteristics। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। आईएसी कौन दिया था ना, लैमार्क ने दिया था, ठीक है। लैमार्क ने दिया था, ओके। आईएसी का मतलब क्या है ना, इनहेरिट जो करता है, इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर इनहेरिट किया है, द एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस और पेरेंट, ठीक है। आईएसी बाय लैमार्क, ठीक है।
Lamarckism. Jean-Baptiste Lamarck, a French naturalist, proposed this theory as part of his evolutionary ideas. He suggested that organisms could change over time through the use and disuse of certain traits. तो ऐसे ही ग्रो करता है जैसे हम लोग का पिना है, फिर जो ईयर को हिलाने वाला मसल था वो भी उसको भी हम लोग क्या कहते हैं ना, यूज एंड डिसयूज हो गया उसका। ओके, देन हम लोग का जो वर्मिफोरम अपेंडिक्स है इसका भी डिसयूज हो गया क्योंकि हम लोग का अभी उसमें काम नहीं है। And this acquired traits could be passed on to a offspring. However, this idea has been largely discredited in modern biology, as it contradicts the principles of genetics and the mechanism of inheritance discovered later. तो देखिए बाद में जेनेटिक्स आने के बाद इसमें क्रिटिसिज्म किया गया दैट ये जो आइडिया है ये प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जेनेटिक प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, द इनहेरिटेंस डिस्कवर्ड लेटर। ओके, तो हम लोग ने क्या देखा, लैमार्किज्म देखा। लैमार्किज्म का फादर कौन है और ओरिजिन कहां से हुआ लैमार्किज्म का ना, जॉन बाप्टिस्ट लैमार्क ने। वो कौन थे, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। उसका थ्योरी क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, आईएसी। सिंपल में सुन के रखिए कि आईएसी, ठीक है, तो आप नहीं भूलेंगे। लैमार्क इज रिलेटेड टू आईएसी, इनहेरिटेंट एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, याद रहेगा। और देख लेते हैं कि कौन सा ईयर में किया था ना, 1809। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। हु अमंग द बिलो द फाउंडर ऑफ क्रेनियोलॉजी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियोलॉजी मींस हम लोग समझते हैं, क्रेनियो मींस क्रेनियम, क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम। तो ये एक रफ आइडिया है क्रेनियम का, जो कि क्रेनियम हुआ नहीं है मैं मिटा देता हूं, सॉरी। तो क्रेनियम, क्रेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रेनियोलॉजी। ओके, फाउंडर कौन थे इसका, तो इसका जवाब देखिए, कितना कितना बेसिक सा सवाल है बट कितना आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट।